अभी अदम एतमाद पेश हुई है, अभी उसके ऊपर नोटिस होना है, अभी उसको सर्कुलेट होना है। अगर बहुत जल्दी भी हुई तो शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। हमारा तो ये था कि कल हमने असेंबलीज डिसॉल्व करनी थी, बट जो रुकावटें आ गई हैं नो कॉन्फिडेंस की और कॉन्फिडेंस की, अब इनको दूर करने के बाद ही रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली होगी। चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो आईनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने, वो एक फॉर्मेलिटी है। वो जो हंगामा बर्पा करना चाहते हैं आज अगर वो यहाँ पे करेंगे तो उसका पूरा बंदोबस्त है। क्यों चाहता है इमरान? वो चाहता है कि जब तक उनकी सहूलत का इदारे में बैठे हैं उस वक्त तक इलेक्शंस हो। अगर इलेक्शंस टाइम पे नहीं होंगे तो वहाँ कुछ इमरान की सहूलत का देंगे। हम अपनी हुकूमत डिसॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा आईनी हक है कि हम इलेक्शंस करवाएं। क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से? ये क्यों इतना ज्यादा तमाशा, कभी गवर्नर रूल लगा दो, कभी का चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं अवाम से, ये इलेक्शन से भागे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पंजाब की सूरत हाल जूं की तू है, जैसे कल थी आज भी वैसी ही है। आज खबर यह है कि वहां कुछ भी नहीं हुआ। ताहम दो इरादे हैं जो आज टूटते हुए नजर आ रहे हैं। पहला इरादा था इमरान खान साहब का कि जुमे के दिन उन्होंने पंजाब असम्बली तोड़नी थी और खास ही खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़नी थी। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है उससे यूं महसूस होता है कि कल पंजाब असम्बली नहीं टूट रही। और इसके साथ साथ वजीर दाखिला वफाकी, उनका ख्याल यह था कि गवर्नर साहब डी नोटिफाई कर देंगे चीफ मिनिस्टर को और इसके बाद परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। डी नोटिफिकेशन भी नहीं हुई, लिहाजा दो इरादे टूट गए। अब इनको हम फतह भी कह सकते हैं, इसको हम शिकस्त भी कह सकते हैं। फतह पीडीएम के लिए है और साथ परवेज इलाही साहब के लिए है कि परवेज इलाही साहब नहीं चाहते थे कि पंजाब असम्बली टूटे, पीडीएम भी नहीं चाहती थी कि पंजाब असम्बली टूटे। लिहाजा इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि यह कामयाब हो गए। और दूसरी तरफ फतह इमरान खान साहब की और पीटीआई की भी है कि ये नहीं चाहते थे कि डी नोटिफिकेशन हो गवर्नर साहब की तरफ से, लिहाजा डी नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। लिहाजा हम कह सकते हैं कि कुछ फतूहात हैं, कुछ शिकस्त है, लेकिन सूरत हाल जूं की तू है। कल क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में उठाएंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। चौधरी साहब अब ये फरमाइएगा कल आपका लाहे अमल क्या है? देखिए, हमारा लाएमल तो ये है कि हम नो कॉन्फिडेंस मूव कल जो है वो आ जाएगी असम्बली के एजेंडे के ऊपर। 3 दिन गालिबन पूरे हो जाएंगे और अब उसके बाद जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू होंगी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर स्पीकर ने चूंकि कह दिया है कि जब तक वो नया इजलास नहीं होता उस वक्त तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं पेश की जा सकती, तो वो मामला जाहिर है कि अब खत्म हो गया और अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो प्रोसेस है वो कल से शुरू होगा। तो अब अगर असेंबली टूटेगी तो जनवरी में टूटेगी, उसके पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में? वो तो जाहिर है अब इन्होंने टेक्निकल एक किया है, एक्शन लिया है। आइन के तहत जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मौजूद है असेंबली बर्खास्त नहीं की जा सकती और इससे गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मजीद पोलराइज हुई है इन इकदामात से और मैं समझता हूँ कि पहले एक हफ्ता पहले ये कह रहे थे जी आप आए इलेक्शन कराएं हम लड़ लेंगे, लेकिन ये तो इलेक्शनों से भाग रहे हैं। चाहे ये इलेक्शन इस्लामाबाद का हो, चाहे ये पंजाब का हो, चाहे कहीं का इलेक्शन हो, ये इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। अच्छा, आपने 3 इरादे किए थे 17 दिसंबर को, 3 ऐलानात किए थे, एक पंजाब असम्बली तोड़ने का, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का, तीसरा वफाक में स्पीकर साहब के पास जाके इस्तीफे देने का। तो अब ये फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कल तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे, और वफाक में कब आप स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफे पेश करेंगे? नहीं, अपना चौधरी साहब इसका जो बुनियादी एम है, मकसद है, वो तो ये है कि मुल्क में नेशनल इलेक्शन हो और नेशनल इलेक्शन कराने के लिए हम समझते हैं कि ये तीनों जब जाते हैं तो 65% नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होते हैं। अब अगर पंजाब असम्बली जो है वो हॉल्ट हो जाती है तो फिर हमें जो इस्तीफे हैं खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली डिसॉल्व करना वो फिजिबल नहीं है। वो हमने पहले ये कहा था कि इकट्ठी ही ये असम्बलियां जो है वो तहलील होंगी और अब चूंकि टेक्निकल यहाँ पे इशू है पंजाब में, तो ये एक हफ्ता आगे जाएगा। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का अमल मुकम्मल होगा उसके बाद जो है वो यहाँ पे ये असम्बलियां टूटेंगी।
अच्छा, ये फरमाइएगा, गवर्नर साहब ने डी नोटिफिकेशन करनी थी सीएम की, और राना सनाउल्लाह साहब बार बार कल भी कह रहे थे, आज भी वो कह रहे हैं कि अमली तौर पे चौधरी परवेज इलाही साहब अब चीफ मिनिस्टर नहीं है, बस एक हुज्जत अदा करनी है जो किसी वक्त भी हो सकती है। तो अब ये फरमाइए कि गवर्नर साहब डर गए हैं आपसे, या फिर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसकी वजह से वो डी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे? नहीं, मुज़ाकरात वगैरह हमसे नहीं हुए, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने जो कानूनी तौर के ऊपर अपने वकला से मशवरा किया है, उनको ये बताया गया है कि ये मुमकिन नहीं है, और आर्टिकल 130 और 109 बिल्कुल क्लियर है। जब तक स्पीकर की रिपोर्ट आपको नहीं आती कि उन्होंने ये इजलास बुलाया था और वो इजलास में वज़ीर आला 186 मेंबर्स की तादाद पूरी नहीं दिखा सके और लिहाजा उनके साथ अक्सरियत नहीं है, तो उसके बगैर जो है वो आप असेंबली तहलील नहीं कर सकते, तो ना ही चीफ मिनिस्टर को कुछ हो सकता कहा जा सकता है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपने वकला के साथ मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि वो ये इक़दाम नहीं कर सकते। अच्छा, एक खबर यह भी है कि किसी दोस्त ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है जिसकी वजह से सदर साहब भी गवर्नर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि स्पीकर साहब ने जो लेटर लिखा था उन्होंने होल्ड कर लिया है, और दूसरी तरफ से गवर्नर साहब ने अपना ही डी नोटिफिकेशन जो उसको होल्ड कर लिया, और कोई मुज़ाकरात का सिलसिला चलना शुरू हो जाए शायद आने वाले दिनों में। नहीं है, देखिए मुज़ाकरात की बात नहीं है, लेकिन हम तो टेंशन नहीं बढ़ाना चाहते, हम तो हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं है टेंशन बढ़ाने में। पाकिस्तान में ऑलरेडी मईशत इतनी ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम्स का शिकार है कि अगर उसमें इतनी बड़ी पॉलिटिकल टर्मोइल हो जाएगा तो हमारी मईशत मजीद नीचे चली जाएगी। हम तो ये टेंशन कम करना चाहते हैं, और हमने पूरी कोशिश की है कि हुकूमत के साथ तो बैठ के कोई मसले का हल निकले और हुकूमत इलेक्शन कराने पे तैयार हो। लेकिन मसला यह है कि इस हुकूमत को लगता यह है कि जब भी इलेक्शन होंगे उन्हें बहुत बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और इस लिहाजा वो ये इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, और यही एक बुनियादी रखना है हुकूमत के अप्रोच में और हमारी सेटलमेंट। अब ये फरमाइएगा, एक दरमियान में कुछ लोग एक्टिव हुए हैं जो कल से, और कुछ उसके आसार भी नजर आ रहे हैं, और फार्मूला ये है कि 2 महीने आप इलेक्शंस को ऊपर ले जाएं और 2 महीने गवर्नमेंट उसको नीचे ले आए, और दरमियान का रास्ता को निकाल के ये फैसला हो जाए। कोई इस किस्म की गुफ्तगू चल रही है कहीं ना कहीं? देखिए, सदर साहब के साथ ही ये बातचीत होनी थी, और सदर साहब जो है उन्होंने इसहाक डार साहब को जो है वो यही कहा था कि हमें संजीदगी से इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन इसहाक डार साहब की तरफ से अब तक कोई मुस्बत जवाब जो है वो इस पेशकश का या इस गुफ्तगू का नहीं आया, और इसलिए अमली तौर के ऊपर जो है ये ख़त्म हो चुकी है बातचीत, और हमने इसीलिए फैसला किया कि अपने कम अज़ कम दोनों सूबों में हम इंतखाबात की तरफ बढ़ें। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान है जो कि किसी तरह हल होने में नहीं आ रहा, और यही कोशिश हमारी कोशिश बार यही है कि पाकिस्तान एक सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़े, और हमारी नज़र में इलेक्शंस के बगैर ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, चौधरी साहब ये फरमाइएगा, क्या आसिफ अली जरदारी साहब आपके अरकान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा चौधरी शुजात साहब भी काफ लीग के अरकान को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं? एक सवाल है, लेकिन इसके जवाब से पहले ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे ये फरमाइएगा कि 2 ऐसे मरहले जिस पे काम किया जा रहा है, एक तो ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब आपके कुछ अरकान को तोड़ना चाहते हैं ताकि अगर एतमाद का वोट हो तो 20-25 लोग आपके उस दिन ना आ सकें, और दूसरी साइड से चौधरी शुजात साहब काफ लीग के MPs को अपनी साइड पे लाना चाहते हैं, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? वो तो PML-KML-Q की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है, और वो आपको बता देंगे, जिसने भी आपके रिपोर्टर ने कवर की है कि उसमें 10 में से 9 लोगों ने शिरकत की है, एक मेंबर जो है वो मुल्क से बाहर है, उन्होंने ज़ूम के ऊपर शिरकत की है, और 10 के 10 मेंबरान ने चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। जहां तक जरदारी साहब के सेफरेट का ताल्लुक है, वो पैसे जाया करेंगे, तो उसकी वजह ये है कि लेट्स से अगर आप एक लम्हे के लिए समझे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर फौरी तौर पर इलेक्शन होगा, और इलेक्शंस में आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो लिटरली पार्टी नंबर्स के ऊपर होना है, जिसकी पार्टी का जो नंबर है उसके मुताबिक वोट होना है, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी का फर्क दूसरी तरफ वोट दे ही नहीं सकता, वो काउंट ही नहीं होगा। सो इसका मतलब ये है कि आप जो भी पार्टी का वोट है उसके मुताबिक जाना है, और इस वक्त 187-88 के करीब लोग जो है वो परवेज इलाही के साथ।
तो आपके अरकान को पैसों की ऑफर हुई है? वैसे कल जो एमपीएज मिली थी खान साहब को, उनमें से 2 एमपीएज ने कहा कि उन्हें पैसों की ऑफर जो है वो की गई है, पीपल्स पार्टी की तरफ से की गई। ठीक। और उन्होंने बताया कि किसने ऑफर की उनको? जी उन्होंने बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके ताल्लुक वाले थे। और किसी एमपीए ने उनको ऑफर की, किसी एमएनए ने की, या पार्टी की लीडरशिप ने की उनको? अब ये तफसील तो बताना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बात की है, तो इसलिए ये बात करना मुनासिब नहीं होगा। और वैसे मुलाकात करके उनको ऑफर की गई थी या वैसे फोन पे? मुलाकात करके ऑफर की गई थी। ठीक। अच्छा ये फरमाइए, आज क्योंकि गवर्नर हाउस के सामने आपका एक जलसा था और आज लोग वहां पे ज्यादा नहीं आ सके, और इससे एक परसेप्शन शायद गवर्नमेंट की तरफ से ये डेवलप किया जा रहा है कि आपके लोग रेंजर्स और एफसी से डर गए। पता नहीं आपका किस बंदे ने कवर जो है वो किया है, उसलिए कि एक दिन के नोटिस के ऊपर आज हजारों लोग गवर्नर हाउस के सामने निकले हैं और बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। और हमारे किसी और पार्टी, कोई और पार्टी करीब भी नहीं आ सकती जिस किस्म की पब्लिक गैदरिंग जो है वो पीटीआई करती है। आप किसी को शौकिया किसी को लगता है किसी प्रोग्राम एंकर को या टीवी को कि नहीं आए, तो वो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आपका अगर माजी के जलसे देखे जाएं उसके मुकाबले में इसको कंपैरिजन इसका किया जाए तो आज उतने लोग नहीं थे जितने पहले निकलते थे आपके साथ। माजी के जलसे होते हैं ना, उसमें इमरान खान खुद होते हैं, तो आज तो जलसे में इमरान खान नहीं थे। उनके बगैर एक दिन के नोटिस के ऊपर इतने लोगों का निकलना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। अच्छा ये फरमाइए सर कि अगर गवर्नर राज अब दोबारा गवर्नमेंट कोशिश करती है और लगा देती है या फिर एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं गवर्नर साहब, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या करेंगे आप? देखिए गवर्नर राज के लिए जो है वो कंडीशंस चाहिए, और पहली कंडीशन ये है कि सूबे की हुकूमत आइन के मुताबिक नहीं चल रही। अब इस किस्म की कोई सूरत हाल पंजाब में नहीं है, और ये बहुत एक नैरो इंटरप्रिटेशन इन प्रोविजंस की, इमरजेंसी प्रोविजंस की सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, और किसी भी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा जस्टिफाई करना गवर्नर रूल को और असेंबली को इस तरह से सर पास करना। सो गवर्नर राज की कोई जगह नहीं है और गवर्नर रूल नहीं लग सकता। जैसे आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि ये सवाल मैं नहीं करना चाहता था आपसे, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद आज अपनी तकरीर में उसका जिक्र किया तो मैं सोच रहा हूं कि आपसे पूछ लूं। ये फरमाइए, ये जो ऑडियोज लीक हो रही हैं और शायद कोई फ्यूचर में वीडियोस भी लीक हो जाए इमरान खान साहब के खिलाफ, ये कौन करवा रहा है? आपका शक किस पे है? देखिए नहीं, या तो हुकूमत ही करवा रही है, जाहिर है, उसमें क्या शुबा है। और ऑडियो वीडियोस पे आपको कोई तवज्जो ही नहीं देता, ना उसकी कोई हैसियत रह गई है। जिस मर्जी की बनवानी हो वो आराम से बन जाती है, आपने बनवानी है आपकी बन जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम? तो आप इसको जाली समझते हैं? बेसिकली आप ये कहते हैं कि जाली है और ये रियल नहीं है? कोई लोग इसको अहमियत नहीं देते, ना ही लोग जो हैं वो इसको कोई सोचता है। अब ये इतना ज्यादा इतना ओवरडू हो गया है कि लोग, पीपल हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट। तो ये रिलीज क्यों की जा रही है? आपको डिफेम किया जा रहा है, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, या आपको मुज़ाकरात की मेज पे लाने की कोशिश की जा रही है? क्या किया जा रहा है? ये लोग पहले हम कह चुके हैं ना कि गंदी कैंपेन पहली दफा तो नहीं है। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ पहली कैंपेन शुरू की, तो जो अपने सियासी मुखालिफ हैं उन्होंने इनके खिलाफ ये कैंपेन जो है वो आई है, लेकिन इन्होंने इतना ओवरडू कर दिया फ्रेंकली कि अब ये खत्म हो गया, कोई बंदा देखता भी नहीं। तो इसके लिए एक फोरम है आपके पास कि आप अदालत जाएं और अदालत से कहें कि इस किस्म की वीडियोस को डिलीट करवाया जाए और पाबंदी लगाई जाए कि इसके बाद इस किस्म की वीडियो या ऑडियो नहीं आनी चाहिए, और इदारों को बुला के कहा जाए। सही है। चले पाकिस्तान में अदालतें अल्लाह करे कि इतनी सीरियस हो जाएं कि लोग उनके पास इंसाफ के लिए जाना शुरू करें। फिलहाल तो 130 नंबर के ऊपर हमारा अदालती निज़ाम है, तो अल्लाह चीफ जस्टिस साहबान को ये दे कि वो इसके ऊपर सोचे कि लोग इंसाफ के लिए उनके दरवाजों पे आ सकें और ये उम्मीद रख के आए कि उनसे इंसाफ होगा। ठीक। अच्छा, अब आप पंजाब को कहां देखते हैं? आखिरी सवाल आपसे कि आने वाले दिनों में एक आध हफ्ते में पंजाब की पोजीशन क्या होगी?
पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग्स होनी है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग्स को 10 दिन चाहिए कंक्लूड होने के लिए। 10 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे और इंशाल्लाह 10 दिन के बाद असेंबली तहलील हो जाएगी। और एतमाद के वोट का कोई चांस नहीं है? वो तो अब जाहिर है कि उसके ऊपर स्पीकर साहब कह चुके कि वो ये इजलास जो है वो नहीं बुलाया जा सकता था, तो जाहिर है कि स्पीकर की रूलिंग के बाद वो मामला अनलेस के ये गवर्नर साहब उसको अदालत में ले और कोई और रूलिंग आए, वो मामला खत्म। और अगर चौधरी परवेज इलाही साहब मुस्ताफी हो जाते हैं, वही इस्तीफा दे देते हैं इस दौरान, तो फिर आपकी क्या पोजीशन होगी? फिर प्लान बी क्या आपका? इस्तीफा देंगे? अगर वो इस्तीफा देंगे तो फिर नए वज़ीर आला का इलेक्शन होगा, जाहिर है, लेकिन वो क्यों इस्तीफा देंगे? ठीक होगा। चलो साहब, आपका बहुत बहुत यहाँ पर छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शौकत पराजा साहब, रहमान आज़द साहब और मनीफ फारूक साहब। तीनों तारफ के मोहताज नहीं हैं। आज इमरान खान साहब की तकरीर आपने सुन ली होगी। हमारा ख्याल था कि शायद कोई नया इंकशाफ नई बात करेंगे, लेकिन उनकी जो तकरीर है उनके वो 3 नुक्ते होते हैं जिसके गिर्द घूमती है। जनरल बाजवा साहब, आज उन्होंने वैसे नाम नहीं लिया, एक आदमी कहा है उन्होंने। दूसरा इकोनॉमी, मुल्क का बड़ा बुरा हाल हो गया। और तीसरा इलेक्शन, आज भी उन्होंने यही कहा। ये वैसे 3 चीज़ों से बाहर क्यों नहीं निकलते खान साहब? क्योंकि तीनों चीज़ों से के वो बेनिफिशरी हैं। ठीक, जनरल बाजवा साहब के बेनिफिशरी हैं। इकानमी को अब वो समझते हैं जिस चीज़ को कि इस हुकूमत ने इकानमी को नहीं उठाया, वो समझते हैं कि यही वजह है जिसके लिए इलेक्शन हो जाए फौरी तौर पर। अदरवाइज फौरी इलेक्शन करवाने का कोई लॉजिक नहीं उनको मिलता, और फिर वो इलेक्शन है वो समझते हैं। वैसे आज बिलावल साहब ने कहा है कि क्यों जल्दी इलेक्शन करवाना चाहते हो। कहते इदारों में अभी भी उनके कुछ सहूलतकार हैं और वो चाहते हैं जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए तो वो उनके लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद है। मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि जितना जल्दी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये जो वेव है इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये वेव भी क्वेश्चनेबल है, ऐसी बात है। हर हल्के में अगर इमरान खान 7 हल्कों में खुद नहीं लड़ते 16 अक्टूबर को, तो ये रिजल्ट 7 की 6 सीटें ना जीतती पीटीआई। प्लस 17 जुलाई वाला इलेक्शन डायनामिक्स चौधरी साहब बड़े मुख्तलिफ होते हैं। लोटों को टिकट दिए नून लीग ने, लोटे और फिर नून लीग आपस में एक दूसरे के मुखालिफ, जो कि पीटीआई कहा करती थी जब पीटीआई की हुकूमत थी। इसलिए जो 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 पॉपुलैरिटी वाली वेव वाला, बहरहाल हर एक को हक हासिल है, वो जो भी समझे। लेकिन इमरान खान इसलिए इन 3 नुक्तों में रहते हैं क्योंकि इन तीनों नुकात से वो अपने आप को बेनिफिशरी फील करते हैं। ये पॉलिटिक्स है, पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो मोहसिन खुश हैं। परवेज इलाही भी कह रहे थे कि जी जनरल बाजवा के हमारे ऊपर बहुत एहसान है। अच्छी बात है, परवेज इलाही मान रहे हैं, इमरान खान नहीं मान रहे। इमरान खान उल्टा ब्लेम उन पे डाल रहे हैं। हालांकि तीनों चारों हम जर्नलिस्ट हैं, हमसे ज्यादा कौन जानता है कि जनरल बाजवा साहब ने कितने एहसानात किए। बहुत ज्यादा। हम चारों में से कौन? पूरी फौज ने 4 साल को बेइंतहा परवरिश किए, और अब यकीन करें कि फौज वाकई इस चीज पे परेशान है, बल्कि शर्मिंदा है कि हमने ये क्या किया। लेकिन इमरान खान इस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना के पेश कर रहे हैं। मसलन वो कहते हैं कि जी मेरे पास कोई अख्तियार नहीं था, मैं बेबस था। हालांकि कैबिनेट खुद जनरल इमरान खान की बनाई हुई थी। 2 आदमी जनरल बाजवा साहब ने रखवाए थे। एक ब्रिगेडियर एजाज थे, बिल्कुल सही, वो समझते थे कि चूंकि आईबी में रहे हैं, पंजाब का होम डिपार्टमेंट मोहित यूसुफ, देखे ना, डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब, वो जनरल बाजवा साहब समझते थे कि इनसे बेहतर जो है वो कोई अकलमंद। वैसे बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि इंकशाफात बहुत ज्यादा है। जो एक इंकशाफ तो ये है कि जनरल बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे तो वो बार बार इमरान खान साहब को ये कहते थे कि ये जो आपके एहतसाब के मशीर हैं, क्या नाम उनका, शहजाद अकबर जी, उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो आपको मरवाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये डिसऑनेस्ट भी है और ये मॉरल डिसऑनेस्ट भी है। और बल्कि एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक वीडियो दिखाई गई इमरान खान साहब को एक मोबाइल पे फोन पे, जिसपे शहजाद अकबर साहब किसी पार्किंग लॉट में किसी खातून के साथ गाड़ी में थे, और वो जो ये जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन्होंने कैप्चर कर लिया। उन्होंने कहा ये देखें कि ये आपके लिए बदनामी का कितना बाइस बन रहा है और इससे जान छुड़ाएं आप। लेकिन ना शहजाद अकबर साहब से जान छुड़ाई उन्होंने, ना बुजदार साहब से। बुजदार साहब के बारे में भी ये कहा जाता था कि आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और अब इमरान खान कहते हैं कि जी जनरल बाजवा कहते थे कि आप एहतसाब को भूल जाएं, आप इकानमी पे। ये इकानमी आज भी तो मसला है, उस वक्त कितना बड़ा मसला था। ना सिर्फ बिजनेसमैन इकट्ठे होके GHQ आते थे या अपनी कॉन्फ्रेंस में कहते थे,
पूरी सिविल ब्यूरोक्रेसी आपकी कहती थी कि हम कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा रहमान साहब, ये आज इमरान खान साहब ने एक तो वही कहा कि एक आदमी, दूसरा उन्होंने उनकी ऑडियो और वीडियोस के बारे में उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि हम इसको नहीं टच कर रहे थे, एक ऐसा लव किस्म का इशू है, इसको नहीं टच करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब इमरान खान साहब ने खुद उसका जिक्र कर दिया तो फिर मेरा ख्याल उस पर बात करनी चाहिए। जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा, सबसे पहले वो मुलाहिजा कर लें आप। एक आदमी ने जिस तरह की दुश्मनी की हमारे साथ, मुझे कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ जिस तरह के ऐसे कि मैं कोई गद्दार हूं मुल्क का। वो एक आदमी वो फैसला कर बैठा था कि जनाब मैंने इस पार्टी को खत्म करना है, इमरान खान को खत्म करना है, डिस्क्वालीफाई किसी तरह करना है, केसेस करने हैं। क्या क्या नहीं हुआ कि गंदी वीडियोस, कोई ऑडियोज निकल रही हैं, बच्चे हमारे देख रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पे गन देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह ब्लैकमेल किया जाए। अच्छा वैसे रहमान साहब, इसमें उन्होंने डिसओन नहीं किया इस वीडियो को, ऑडियो को, वो बल्कि उन्होंने वीडियोस का जिक्र कर दिया, जो अब जाहिर है कुछ सुनाई दे रहा है कि शायद कोई वीडियोस भी आ रही हैं। तो अब उन्होंने इसको या तो कह देते हैं कि गलत है, जाली है, और उसको, और बाकी वो कह रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए। देखिए, ये जो खान साहब का मौक़िफ़ है ये पहले भी रहा है, और आपको पता है कि पहले एक मरतबा खुद जो है वो खान साहब ने जो है वो पहले ही उनकी जमात ने भी कहा था और उन्होंने भी कहा था कि कोई इस तरह की चीज जो है वो आ सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या इसका जो है वो असर खान साहब पर या उनकी सियासत पर जो है वो कोई पड़ता है। मेरा ख्याल है जो उनके फॉलोअर्स हैं उन पर भी जो है वो इस चीज का जो है वो कोई असर नहीं पड़ता। जो उनकी लॉयल्टी है वो खान साहब को हमने देखा है कि सिर्फ ये मामला नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं उनमें कोई इतना आपने उनकी फॉलोइंग कम होते, या अगर आप मुझसे कहें कि जी कि अच्छा जी खान साहब के वोट जो हैं वो कम हो जाएंगे इससे, या उनकी पॉपुलैरिटी या जलसों में उनके जो है वो लोग जाना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि आप ना नून लीग वालों को कन्विंस कर सकते हैं कि वो पीटीआई का साथ जो है वो देना शुरू कर दें, या उसकी ये लॉजिक है, ना पीटीआई वालों को कह सकते हैं कि अच्छा जी देखें खान साहब ने तो ये कहा था, ये हुआ, और उसके बाद आप जो है वो नून लीग के साथ चले। तो पोलराइजेशन चौधरी साहब इस माहौल में इतनी ज्यादा है कि इसमें कोई किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज है कि ये जो वक्त है ये जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, और मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को भी इस चीज का अंदाजा था कि ये वक्त बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए। आप देखें इंतखाबात 3 महीने पहले या 3 महीने बाद होने से आम सवाल है ना, क्या फर्क पड़ता है, 3 महीने बाद करवा लें। आज भी हम अपने शो में बैठे ये पूछ रहे थे कि आप 3 महीने पहले करवा लें या बाद में करवा लें, उसमें क्या इतनी बड़ी चेंज हो रहा है वैसे कि 2 महीने ये ऊपर चला जाए, 2 महीने वो नीचे आ जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उनके लिए जो है वो एक एक दिन जो है वो कीमती है, और उसी लिए आप देखिए 23 ये इतनी कैलकुलेटेड डेट्स थी कि 23 दिसंबर को जो है वो असम्बलियां तोड़नी है ताकि रमजान से पहले पहले जो है वो 90 दिन जो है वो पूरे हों और इंतखाबात हों। तो ये पॉलिटिकल है, जनवरी में चला गया ना, अब जनवरी में चला गया, और अब देखिए होते हैं तो अप्रैल में हो गए। अब एक महीने का गैप जो है वो और कम हो गया। अब 23 अप्रैल की डेट में वो तो नाकाम हो गया ना इसके साथ ही। ये फरमाइएगा, ये इमरान खान साहब का दावा है कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है? ये कौन कर रहा है इनको ब्लैकमेल? बहुत शुक्रिया जोई साहब। देखिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे उनको लग रहा होगा कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं ये जो मॉरल किस्म की पुलिसिंग होती है, या ये जो किसी के बहुत ही जाती जिंदगी के अंदर जो मामलात होते हैं, वो अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर क्या कहता है मैं कम से कम ये तो कभी भी इंकरेज नहीं करता कि इस तरह की चीजों के ऊपर किसी को ब्लैकमेल किया जाए। हाँ, ये बात मैं जरूर कहता हूँ कि माली बेज़ाब्तियां या और टाइप की जो मामलात होते हैं उनका जरूर ठीक है, जो मनसब पे किसी पे रहा है वो अकाउंटेबल है। लेकिन कोई क्या करता है अपनी प्राइवेट लाइफ में, मेरे ख्याल में ये चीज ज़ेरे बहस नहीं आनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब का वो आदत इतनी ज्यादा पड़ चुकी है उन्हें, पिछले जो 4 साल के अंदर तो वो हुकूमत में थे ना जी, 3.5 साल। ये प्रोजेक्ट जो था इमरान खान साहब का, ये तो पाशा साहब के वक्त में शुरू हुआ, इसको बाकायदा तौर पर नर्चर किया गया। बाकी हम सबको पता है फिर जो कुछ हुआ। इमरान खान साहब को एक्चुअली एक थोड़ा सा ये भी लगता है कि ये जो बाकी लोग हैं मेरे मद्दे मुकाबिल, ये इनको ऑलरेडी ये खत्म हो जाने चाहिए थी, इनकी सियासी जिंदगियां खत्म हो जानी चाहिए थी। पता नहीं ये सर्वाइव क्यों कर रहे हैं और ये एज एन ऑप्शन क्यों है। अब शहबाज शरीफ साहब को वो इमरान खान साहब की बड़ी भरपूर कोशिश थी कि वो उन्हें डिस्क्वालीफाई करवाएं, उन्हें दोबारा जेल में डलवाएं। मैं तो अभी आपने शहजाद अकबर साहब का जिक्र किया, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं जाती तौर पे जानता हूं कि शहजाद अकबर साहब कितने प्रेशर में थे इमरान खान साहब के, और उनके ऊपर कितना दबाव था कि इमरान खान साहब, और मेरे ख्याल में बाद में डिसअपॉइंटमेंट भी यही थी
कि शहजाद अकबर साहब उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करवा पाए और उनके खिलाफ केसेस जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए। और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को पहली दफा भी गिरफ्तार करवाया गया और जो प्लानिंग हुई उसमें तमाम शख्सियात शामिल थी, मतलब शहजाद अकबर साहब शामिल थे। मसला ये है कि इमरान खान साहब को आदत पुरानी पड़ गई है, अब फिलहाल वो सहूलत उनको मैसर नहीं है। ये वही सहूलत है जो कि पीडीएम को और इन तमाम जमातों को मैसर नहीं थी पिछले 3.5 सालों में, आज वो इमरान खान साहब को मैसर नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन यहां पे मैं एक छोटा सा नुक्ता मनीष साहब आपके सामने ऑडियो और वीडियो के लिहाज से भी बयान करता जाऊं कि आपको याद होगा कि अलीम खान के साथ कितने शदीद इख्तलाफात थे इमरान खान साहब के, लेकिन पीटीआई अलीम खान के खिलाफ कोई बात नहीं कर रही। और उसकी मेन रीजन ये है कि जब अलीम खान साहब को तंग किया जाना शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा मेरे पास बहुत कुछ है और अगर आपने मुझे मजीद तंग किया तो मैं सब कुछ पब्लिक कर दूंगा। और उसके बाद बिल्कुल पार्टी की तरफ से खामोशी तारी होगी। और ये बेसिकली बहुत सारे मामलात हैं जो ज़ाहिर आने वाले दिनों में आमने सामने आते रहेंगे। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मनीष साहब फरमाइए, पंजाब का ऊंट किस करवट बैठेगा? आपको कोई अंदाजा हो रहा है कि हो क्या रहा है? देखिए ऐसे महसूस होता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब भी जीत गए हैं और इस साइड पे पीडीएम भी जीत गई है। पीडीएम ने कहा था कि असम्बली नहीं टूटेंगी, नहीं टूटी, और परवेज इलाही साहब ने भी कहा था कि असम्बली नहीं टूटेगी, नहीं टूटी, और साथ पीटीआई ने यह भी कहा था कि डी नोटिफिकेशन नहीं होगा चीफ मिनिस्टर का, वो भी नहीं हुआ। लेकिन एक स्टैंड स्टिल सी पोजीशन है वहां पे। जी अभी तक तो ऐसे ही है, लेकिन देखिए परवेज इलाही साहब तो शायद कोई चांस हो कि 5-10% का कि शायद उन्हें कोई कन्विंस कर सकता हो, लेकिन जो चौधरी मोहसिन इलाही साहब हैं उनका सियासी मुस्तकबिल, उनकी तमाम तर झुकाव इमरान खान साहब की जानिब है और वो ये समझते हैं कि वो शरीफ खानदान के साथ या इन खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है और ना ही वो चल सकते हैं। लिहाजा अभी जो मुलाकातें हो रही हैं जरदारी साहब के पास, जनाब चौधरी शुजात साहब की, ये मुलाकातें अपनी जगह जरूर है, लेकिन अब तक जो तमाम एमपीएस हैं मुस्लिम लीग काफ के वो भी चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ मौजूद है। इन खानदानों की एक जबरदस्त बात यह है कि बेशक सियासी तनाव आया है लेकिन एक दूसरे के लिए वो अभी इज्जत अपनी जगह मौजूद है। लिहाजा जो ताल्लुक है चौधरी परवेज साहब का या चौधरी शुजात साहब का वो अपनी जगह अभी भी मौजूद है। ये बात एक नया एंगल है। अगर हम ये कहें कि ये हर कोई खुश हो गया, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये ज्यादा अरसे तक ये इस तरह चल नहीं सकता। गवर्नर के हुक्म की हुक्मदुरी, लेकिन इसमें देखिए जो काफी है ना मनीष साहब, आज जो कामल अली आगा साहब की रुकनियत को फारिग किया चौधरी शुजात साहब ने, वो बेसिकली कामल अली आगा साहब को शुजात ग्रुप में लाने की कोशिश है कि अगर वो सेनेटर रहना चाहते हैं तो चौधरी शुजात साहब के साथ उनको सुलह करनी पड़ेगी, और जब वो आ जाएंगे तो फिर बाकी काफ लीग के अरकान जो उनके लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा वापस आने का। ये एक कोशिश जरूर है चौधरी साहब, लेकिन मसला ये है कि आप पार्टी रुकनियत से किसी को निकाल दें, अब आप सेनेट चेयरमैन को लिखेंगे, सेनेट चेयरमैन आगे उसके हवाले से क्या करता है, इलेक्शन कमीशन उस हवाले से क्या करता है, वो एक लंबी एक्सरसाइज है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो स्पीड से होगा, इस सूरत हाल में वो बड़ी स्पीड से होगा। देखिएगा नहीं, वो स्पीड अगर उसको स्पीड लगाई जाएगी तो फिर होगा ना जी। वो अगर तो स्पीड होगी और वो एम्बिशन होगा कि वाकई ये प्रोजेक्ट के तौर पे करना है, तो फिर तो आप अभी हम रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे तो कामिल अली आगा साहब की फिर जो सेनेट की रुकनियत है वो भी खतरे में पड़ चुकी होगी। स्पीड से अगर कुछ हो जाए, स्पीड से तो फिर अगर इमरान खान साहब के खिलाफ भी जो तमाम मुकदमात है, अगर तो रियासत पाकिस्तान का वही एम्बिशन है कि जो मियां नवाज शरीफ को फारिग करवाने का था, अगर वो एम्बिशन इमरान खान साहब के लिए मौजूद है कि इनको भी सियासी तौर पर अदालतों के जरिए ऐसे ही इनके मामला ठीक करवाने हैं, तो वो भी आपको और मुझे पता नहीं चलेगा, वो फैसले भी एकदम हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा आप फरमाइए शौकत पाशा साहब, ये जो पंजाब की सूरत हाल है, ये आपको महसूस होता है कि 1-2 दिन में सेटल हो जाएगी या फिर अदम एतमाद की तरफ ही जाएगी और 10 जनवरी को शायद वहां तक चला जाए इशू? अभी हम बात कर रहे थे ऑडियो नहीं आप भी चस्के ले वैसे इस पे बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ज्यादती है, गलत है, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद उसकी बात करके उन्होंने रास्ता खोल दिया मीडिया के लिए। और अभी मुनीब साहब कह रहे थे ना कि माली बेज़ाब्तियों पे तो बात हो सकती है, इस ऑडियो में माली बेज़ाब्तियों की भी बात है, जो 7 मिलियन रुपए देने की बात है किसी को, आपने ज़ाहिर सुनी है, आप इस वजह से तो मुस्करा रहे हैं, और खान साहब ने भी सुनी है जो बरमला इसका जिक्र कर गए। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं, ये जो डिले है ना, अभी हम बात कर रहे थे कि अब चूंकि
अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ रही कल, और असेंबली रादर कल नहीं टूट रही, एक महीना ताखीर हो गई। ये अभी एक महीने की ताखीर हुई, बॉल इनकी कोर्ट में गई, बॉल आपकी कोर्ट में आई, बॉल मुनीब साहब की कोर्ट में आई, जोड़ तोड़ का एक महीना पूरा, आसिफ जरदारी से चौधरी शुजात की तरफ, शुजात हुसैन से शहबाज शरीफ की तरफ, शहबाज शरीफ से वापस खान की तरफ, सप्तान खान ने आगे इमरान खान को दे दी। अभी तो ये है, हियर कम्स द कोर्ट देन। नहीं, कोर्ट तो उस वक्त होगा जब कोई फ्रीक जाएंगे अभी नहीं जा रहे ना, इसलिए नहीं जा रहे, कोर्ट को अवॉइड किया उन्होंने। अब पीडीएम कुछ होगा तो कोर्ट में जाएगा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। पीडीएम की स्ट्रेटजी देखें, पीडीएम की स्ट्रेटजी कौन चला जाएगा। उन्होंने आईजी अपना लगा दिया, चीफ सेक्रेटरी अपना लगा दिया कि चीफ मिनिस्टर अब कुछ ना कर सके। सब जो मर्जी हो, लेकिन डी नोटिफाई नहीं किया, गवर्नर राज नहीं लगाया। या तो आज पीडीएम मान जाए ना कि जो सप्तान खान ने रूलिंग दी है, आइन को पसे पुष्ट डालकर उसने असेंबली रूल का सहारा लिया, आज के बाद पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हो गया कि जो रूल्स हैं वो आइन के ऊपर ओवरराइड करते हैं, ठीक है। ये अल्टीमेटली चीजें जाएंगी कोर्ट में। अगर कोई चैलेंज करेगा तो एक पार्टी तो करेगी ना, चढ़ साहब जरूर ही करेगी ना। इस सूरत में कोई नहीं करेगा। अगर यही नोटिफिकेशन होता है फिर पार्टी, ये सूरत हाल राइट है, और उस साइड पे तहरीक अदम एतमाद जब वो एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वो फिर ये पार्टी एग्जैक्टली अभी तो है ना। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अभी तो बॉल इधर उधर खेली जा रही है, लेकिन जब कहीं गोल होगा या कोई फाउल होगा तो अल्टीमेटली कोर्ट में जाएंगे। फिर कोर्ट कितना टाइम लेगी, आप और मैं कदगन कोई नहीं लगा। देखिए कोर्ट एक तो बहुत ज्यादा चीजें इस तरह से नहीं चल सकती। आप तो वकील भी हैं सर, मैं वैसे नॉर्मली एक अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं कि आप वकील है और हम वो हैं जिसके बारे में कहते हैं मेरे मोक्कल का ये कहना है। जो दफा हमने चौधरी साहब ये मामला देखें, इसमें गुजारिश ये है कि एक तो ये कि कल का इंतजार हो रहा है कि कल स्पीकर जो है वो क्या करते हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है हुकूमत आगे उसके बाद आगे जाएगी। कानूनी तकाजे कुछ पूरे हो रहे हैं। ये पहले 2 दफा मामला कोर्ट के अंदर जा चुके हैं, और कोर्ट के अंदर मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पहले 2 दफा हमारे साथ इस तरह से हो चुके हैं, तो इस दफा तीसरी दफा जब हम पंजाब असेंबली के मामले पर कोर्ट में जाएं, तो ये जो कानूनी तौर पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जिनके ऊपर जो है वो कोर्ट फिर पूछती है कि अच्छा जी आपके पास क्या है, तो वो चीजें जो है वो कम से कम जो है वो अपनी तैयारी करके जाए। तो पहले एक चीज ये हो रही है। दूसरा, ये जो पोजीशन अभी इस वक्त है ना, देखिए सबसे बड़ा सूबा है, ये बहुत लंबे मामलात नहीं चलेंगे, ये कोर्ट को भी पता है। जिन्होंने जो ऊपर जिनको बार बार जो है वो हमारी सियासी जमातें जो है वो पुकारती हैं, उनको भी इन मामलात का पता है कि चीजें जो हैं वो बहुत लंबे अरसे तक एक बहुत बड़े सूबे के अंदर इस तरह नहीं चल सकती। और कोर्ट में भी आपने दोनों मामलात में देखा होगा, जो इंतखाबात वाला इशू था वो, और फिर जो मेंबरान की अहलियत या ना अहल होने वाला, ये दोनों इश्यूज गए थे ना, तो उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाया था। उसमें ज्यादा से ज्यादा हमने देखा था कि 1 हफ्ते के अंदर फैसला हो गया था। तो मेरा ख्याल है, मेरी प्रेडिक्शन, आप 1 महीने का कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 महीने तक चीजें इस तरह से, या मुल्क का सबसे बड़ा सूबा आईनी बहरान में रह सकता है। मेरा ख्याल है कोर्ट भी ये चाहेगी जल्दी से, लेकिन कोर्ट सो मोटो इस मामले में नहीं ले सकती, क्योंकि अभी हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है, वो सिर्फ इरादे हैं। लेकिन या तो वो वफाकी गवर्नमेंट डी-नोटिफाई करना चाहती है, गवर्नर राज, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों का, चौधरी साहब, ख्याल ये है कि जो स्पीकर की रूलिंग है वो उससे सिमिलर है जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी, और इस वजह से वजीर आला के खिलाफ या एतमाद का वोट ना होने के खिलाफ कोर्ट में ना जाया जाए, बल्कि स्पीकर ने जो रूलिंग दी है, जो कानूनी जवाब दी है, उसके ऊपर जो है वो कोर्ट में जाया जाए। जब वो रूलिंग अदालत जो है वो गलत करार दे देगी, तो एतमाद का वोट लेने का कहा जाए। फर्क ये है, एतमाद का वोट लेने में परवेज इलाही को बंदे पूरे करने हैं, तहरीक एतमाद में उन्होंने दूसरी पार्टी ने बंदे पूरे करने, और ये काम दोनों नहीं करना चाहते। सर सूट ये करता है कि एतमाद का जो गवर्नमेंट है उसको सूट ये करता है कि परवेज इलाही को बंदे पूरे करने, वफाक की हुकूमत। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये जो डी नोटिफिकेशन था उसका सिलसिला रोक के वफाकी गवर्नमेंट ने अब वो जा रहे हैं स्पीकर के खिलाफ, वो चाह रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ इतना मवाद होना चाहिए कि उनको खत लिखा गया, फिर उन्होंने खत में जवाब में खत लिखा, उन जवाबों की बुनियाद पे अदालत जाया जाए कि स्पीकर गलत कर रहा है। बिल्कुल, ये कानूनी बहस होगी और उसमें स्पीकर की रूलिंग पर बात होगी कि स्पीकर की रूलिंग ने जो गवर्नर के जो पहला जो खत लिखा था, अब ये बाकी खतों का नहीं है, जो पहला खत लिखा था जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर रद्द किया था, 2 आर्टिकल्स का हवाला दिया था, सेशन केस का उन्होंने जो वो कहा साहब एतमाद का वोट नहीं मांग सकते, एतमाद का वोट नहीं मांग सकते। तो उस खत की बुनियाद पर जो है, जिसपे उन्होंने कहा है कि जी कि आपका जो है वो ये इकदाम जो है वो नहीं हो सकता या गैर आईनी है,
वहां पर जो है वो ये चैलेंज होगा। और आपका ख्याल ये है कि अब जो बैटल है, जो जस्टिस बैटल है या लॉ बैटल है, वो अब होगी स्पीकर की रूलिंग पे? स्पीकर, मेरा अपना जाती ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन यही है और गवर्नमेंट इसी ऑप्शन को सीरियसली कंसीडर कर रही है कि स्पीकर की रूलिंग को लेकर अदालत के अंदर जाया जाए। वो चैलेंज हो, उस पर अगर फैसला आ जाता है तो फिर स्पीकर को एतमाद का वोट का कहना होगा वजीर आला को। तो वजीर आला एतमाद का वोट ले, वहां पर आपको पता है बंदे को कम ज्यादा हो सकते हैं, बंदे पूरे नहीं हो सकते। 25 बंदे तो मेरा ख्याल है पीटीआई के इस वक्त जरदारी साहब लेके फिर रहे हैं, कुछ चौधरी शुजात साहब कुछ नंबर आगे पीछे है, नंबर आगे पीछे है, कोई 25 कह रहा है, कोई 12 कह रहा है, कोई 14 कह रहा है। अच्छा प्राइसा, ये फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल में लूजर कौन है और गेन किसने किया? क्योंकि पीडीएम ये कह रही थी कि असेंबलियां नहीं टूट रही, दोनों असेंबलियां नहीं टूटी, ठीक, और साथ परवेज इलाही साहब भी कह रहे थे कि 99% अरकान ये कह रहे हैं कि हमें असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए, तो असेंबली नहीं टूट रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जीत गए और इमरान खान साहब जो कल असेंबलियां तोड़ना चाहते थे वो हार गए। मैं फिर वही बात करूंगा कि मामला तो कोर्ट में जाएगा, बेशक वो स्पीकर की रूलिंग के हवाले से चला जाए, बुनियाद तो स्पीकर की रूलिंग बनी ना, वरना गुज़श्ता रोज अगर परवेज इलाही आ जाते एतमाद का वोट लेने के लिए तो वो इस वक्त हम ये बात ना कर रहे होते। परवेज इलाही इस वक्त एतमाद का वोट नोटिफिकेशन हो गया होता तब भी ये बात ना हो रही। नहीं, परवेज इलाही ने कल हार जाना था, उसके पास नंबर पूरे नहीं थे। यही टुमारो जो कल से प्रोसेस शुरू होगा, 3 दिन में वोटिंग नहीं हो सकती, अगले 4 दिन में वोटिंग होनी है, इधर पीडीएम भी पूरे नहीं कर सकेगी। लेकिन द बैटल गोज ऑन। जो लूजर है चर साहब, बात यह है कि अगर 23 को असेंबली नहीं टूटती और 30 को टूट जाती है, क्या फर्क पड़ता है उसमें? या 2 को टूट जाती है, जो इमरान खान डिटरमिन्ड है कि मैंने असेंबली तोड़नी है, तो अगर वो क्या रोजों में इलेक्शन नहीं हो सकते? अगर हम एक हाइपोथेसिस बना के बैठ जाते हैं, इमरान खान कहेगा करवाओ इलेक्शन, क्योंकि सही इन्होंने कहा कि एक एक दिन वो समझते हैं हमारा ग्राफ नीचे चला जाएगा, एक एक दिन गुजरने से हमें नुकसान होगा। अल्टीमेटली जो नुकसान की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो आप मेरा पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, जो एक सूरत हाल ब्लीड कर रहा है, जो हमारी सूरत हाल बन गई, यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को आकर टेररिस्ट टेक ओवर कर लें। इससे बड़ी बुरी बात, इससे अच्छा अफगान फोर्सेस बकायदा हमारे ऊपर बमबारी शुरू कर दें। आप छोड़ देना इंडिया को, यानी अफगान फोर्सेस, कौन सी अफगान फोर्सेस? हामिद करजाई की नहीं, अशरफ गनी की नहीं, डॉक्टर अब्दुल्ला की नहीं, तालिबान की, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की, अखुनजादा हसन की। वो जो चमन में हो नहीं बमबारी, उसका एक बड़ा मजेदार वाकया है कि जब उनसे पूछा गया कि जी आपने तो अगर ये गोले चलाने थे तो हमारे फौज के मोर्चे तो इस साइड पे थे, आपने शहर की तरफ गोले कैसे चला दिए? वो जो तालिबान का जवाब था वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा जी कि हम इधर ही चलाना चाहते थे, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो ट्रेंड नहीं थे, उनको पता नहीं था कि गोला कैसे चलाते हैं। तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि अफगानिस्तान के अंदर हो क्या रहा है सारा। अच्छा, वैसे रहमान साहब, आप क्या समझते हैं कि कल या परसों 2 दिन तक ये मामला सेटल हो जाएंगे या फिर ये चलता रहेगा सिलसिला? नहीं, इतना जल्दी नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि ये मामला कुछ लंबा चलेगा। देखिए, इन दोनों पार्टियों में से कल या परसों जो है वो जो भी डिसीजन आता है, कोई एक पार्टी एक्शन जरूर लेगी। मैंने कहा कि ये आप इतनी देर इसी हालत के अंदर, अगर आप कहें कि एक हफ्ता जो है वो इसी तरह से वजीर आला जो है वो इंतजार में बैठा होगा, कहोगा राना सनाउल्लाह साहब कब आएंगे, कब मुझे सील करेंगे, और गवर्नमेंट रोज सुबह उठ के ये कहेगी कि हम आज सील करें और शाम को सील करें, ऐसे मेरा ख्याल है चलेगा नहीं। कल या परसों के दिन जो है वो शायद जो है वो बड़े अहम है, और इसमें जो है वो कोई एक पार्टी जो पहले एक्शन लेगी, मेरा ख्याल है दूसरी पार्टी उस पर जो है वो अदालत में चली जाएगी। हो यही सकता है कि हुकूमत जो है वो इस पर जो है स्पीकर के इकदाम को जो है वो लेकर अदालत के अंदर जाए, वहां से जो है वो ऑर्डर आएगा, उसमें जो है वो हुकूमत अगर ये समझती है, देखिए गवर्नमेंट के पास अभी, गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास अगर लेट से हम ये असेंबलियां जो है वो थोड़ी देर कायम भी रखते हैं और कुछ नहीं तो कम से कम उनको टाइम जरूर मिल रहा है सारी एक्सरसाइज के अंदर, और वक्त अगर उनको मिलता है, ये 2 महीने चलता है, 1 महीने चलता है, उसके बाद गवर्नर आज की अगर ये ऑप्शन आ जाती है तो उसमें भी उनको 2 महीने मिल सकते हैं। तो जो जितना वक्त गवर्नमेंट को मिल सकता है वो इससे लेने की कोशिश, वफाकी हुकूमत, क्योंकि अब गवर्नमेंट 2 नहीं 3-4। अच्छा, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।